हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन चार स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ है, जैसे कि ये है हमारा बाउमेंस कैप्सूल, देन पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये है एल ओ एच लूप ऑफ हेनले, एंड द लास्ट वन डी सी टी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। आप सोच रहे होंगे लास्ट में तो भी एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो एक एक करके सारे स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल क्या है? ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। डबल लेयर स्ट्रक्चर क्या है? ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया। तो ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, ये जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं ये कैसे सेल्स होते हैं? ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में बने हुए होते हैं। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। और इसका एक खास बात क्या है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं। एक तो नहीं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स बोला जाता है। साइट्स का मतलब सेल्स। पोडोस, ये जो पोडो है, पोडोस का मतलब फूड प्रोसेसेस। फूड प्रोसेसेस। ये जो पोडोसाइट्स होते हैं इनको देखने में एक फूड प्रोसेस जैसे दिखता है, जो काम करते हैं किसमें? फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक एफरेंट आर्टेरियल देखने को मिलता है जो वाइडेंड होता है। ये वाइडर होता है एज कंपेयर टू द इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट, इफरेंट को याद रखना, ई फॉर एग्जिट। जो एग्जिट होता है, एग्जिट वाला आर्टेरियल है वो नैरो होता है, और जो एफरेंट होता है ये वाइडर वाला होता है। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियल है ये अंदर आके डिवाइड हो जाता है लार्जर या फिर बड़ा वाला 4 से 5 आर्टरी से, या फिर कैपिलरी से। 4 से 5 बड़ा वाला कैपिलरी में ये डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो 4 से 5 कैपिलरी है ये छोटा छोटा कैपिलरीज बना लेते हैं। कितने? लगभग 30 से 35, 30 to 35 स्मॉल कैपिलरीज में ये डिवाइड हो जाते हैं, और फिर ये एग्जिट कर जाते हैं हमारा इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू। तो ये जो कैपिलरी ऑफ नेटवर्क ये अंदर पाए जाते हैं इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस पाया जाता है। और एक चीज बता दूं, ये जो ग्लोमेरुलस है और ये बाउमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल, ये दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बोला जाता है जिसको बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। ये हो गया हमारा बाउमेंस कैप्सूल के बारे में। इसमें ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है जिसमें हेल्प करते हैं कौन? पोडोसाइट्स। और एक चीज एग्जाम में आ सकता है या फिर कोई कंसेप्ट लगाने में आसान हो जाएगा, ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पीसीटी के बारे में। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होते हैं इनके सेल्स या फिर इनके टिश्यूज किसमें मेड अप होते हैं? ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होते हैं these are made up of simple cuboidal epithelial tissue में।
ये जो पीसीटी के टिश्यूज होते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं, और इसके ऊपर जो कैपिलरी पाया जाता है, ये मैंने बोला था कि ये एफेरेंट आर्टेरियल है और ये इफेरेंट आर्टेरियल है। ये जो इफेरेंट आर्टेरियल है इधर से एग्जिट होके हमारा रेनल ट्यूबुल्स के साइड में जो नेटवर्क का कैपिलरी बनाता है, ये कैपिलरी को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और एक चीज ध्यान रखना, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं भासा रेक्टा। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं भासा रेक्टा। तो हम कहां पे थे? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसमें और क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई किसमें हेल्प करते हैं? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने में। कैसे करते हैं? मान लो ये माइक्रोविलाई ऐसे प्रेजेंट है, कितने एरिया में? इतने एरिया में। जब ये ज्यादा से ज्यादा एरिया कैसे देंगे? ये जब एक्सपांड कर जाएगा, मान लो इतने में आ जाए, तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा हमारा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये काम करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन में। और ये जो स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, कैसे दिख रहा है? जस्ट लाइक ए ब्रश बॉर्डर। तो एक ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कहां पे? पीसीटी में। तो और एक चीज है, एक कैलकुलेटेड चीज है कि टोटल जितना भी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है किसमें? नेफ्रॉन में, उसका 75% ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द पीसीटी। पीसीटी में इतने एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लूप ऑफ हेनले के बारे में। किसके बारे में? LOH और लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले भी 3 स्ट्रक्चर में पाया जाता है। मेनली हम लोग पढ़ते हैं 2 स्ट्रक्चर, जैसे कि डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब। इसके साथ साथ और एक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये हो गया हमारा असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब, और ये जो पर्सन रह गया जस्ट लाइक ए हेयर फिन, तो इसको बोलते हैं हेयर फिन। तो 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके सेल्स किसमें पाए जाते हैं? हम रिलेट करेंगे बाउमेंस कैप्सूल के साथ, किसको? डिसेंडिंग लिम्ब को, और पीसीटी के साथ किसको? असेंडिंग लिम्ब को। तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते थे बाउमेंस कैप्सूल में, वही सेल पाए जाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब में। और जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते थे किसमें? पीसीटी में, वही सेल्स पाए जाते हैं असेंडिंग लिम्ब में। और एक चीज है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल टू किसको? सॉल्ट। इसका सॉल्ट इम्परमिएबल है, मतलब इसका परमिशन नहीं है सॉल्ट को एंट्री देने में, लेकिन किसको देगा? परमिएबल टू वाटर। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल टू वाटर है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट इधर एब्जॉर्ब होगा। तो एक चीज बताओ, ये जो पार्ट रह गया हेयरपिन वाली स्ट्रक्चर, इसका जो सॉल्यूशंस मिलेंगे इसमें, ये कैसा हो सकता है? एक बात देखो, इसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, मतलब सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा है। सॉल्ट ज्यादा है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है। ज्यादा सॉल्यूट अगर कोई सॉल्यूशन में पाए जाते हैं
तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? ऑब्वियसली हाइपरटोनिक रहेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पाया जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। तो ये हो गया हेयर पिन, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन स्ट्रक्चर एंड असेंडिंग लिम्ब। ये हो गया लूप ऑफ हेनले के बारे में। एक चीज और रह गया, कौन सा स्ट्रक्चर? लास्ट वाला, क्या है वो है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कैसा है? इसका स्ट्रक्चर सेम एज पीसीटी है। इसका मतलब इसमें भी सेल्स जो पाए जाएंगे, कैसे सेल्स होंगे? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। डीसीटी में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे और इसमें माइक्रोविलाई पाए जाएंगे। लेकिन जैसे उसमें ब्रश बर्डर स्ट्रक्चर दिख रहा था, ऐसे इधर नहीं दिखेगा। क्यों? एज कंपेयर टू द पीसीटी इसमें कम माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा। और ये जो डीसीटी आगे जाके किसमें मर्ज हो जाएगा? हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में ये मर्ज हो जाएगा। इसके बाद ये जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसमें काम करेगा? अगेंस्ट द डायूरेसिस। इसका मतलब डबलिंग ऑफ यूरिनेशन का ये बंद करेगा, मतलब यूरिनेशन को कम करेगा। ये कहाँ पे एक्ट करता है? एक तो ये डीसीटी में काम करता है, दूसरा ये कलेक्टिंग डक्ट में। अगर क्वेश्चन में आए और प्रायोरिटी क्या सेट करना है, जो प्रायोरिटी होगा वो होगा कलेक्टिंग डक्ट। फर्स्ट ही ज्यादा काम किस पे करता है? कलेक्टिंग डक्ट में, दूसरा है डीसीटी में।